नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारत के चुनाव आयोग ने घरेलू प्रवासियों को रिमोट वोटिंग की सुविधा देने की तैयारी कर ली है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 को अधिसूचित किया। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता लागू हुआ। सीएजी के मुताबिक प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास कोई कार्य योजना नहीं है। बैंकों द्वारा अलग अलग माध्यमों को वसूली के लिए सौंपी गई गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती गांवों के देशभक्त नागरिक स्थायी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत के चुनाव आयोग ने घरेलू प्रवासियों को रिमोट वोटिंग की सुविधा देने की तैयारी कर ली है। निर्वाचन आयोग ने बहु निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक प्रोटोटाइप विकसित किया है। इससे प्रवासी मतदाता अपने घर से दूर रहकर भी अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि आम चुनाव 2019 में 67.4% मतदाताओं ने मतदान किया था और इस आंकड़े से ये पता चलता है कि 30 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग नहीं किया था। मतदाता प्रतिशत के स्थिर रहने के पीछे मुख्य कारण ये भी है कि शहरी लोगों और युवाओं की मतदान के प्रति उदासीनता है और घरेलू प्रवासियों द्वारा मतदान नहीं किया जाता है। आरवीएम यानी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन स्टैंड अलोन और बिना नेटवर्क वाला सिस्टम है। ये एक रिमोट बैलेट यूनिट से 72 रिमोट बैलेट यूनिट तक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करा सकता है। इस प्रणाली के तहत घरेलू प्रवासी कामगार किसी सुदूर जगह से अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में लगभग 45.36 करोड़ प्रवासी हैं, जो कि देश की आबादी का लगभग 37% हैं। हालांकि रिमोट वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन के कार्यान्वयन में कई चुनौतियां हैं। जैसे कि प्रशासनिक चुनौतियों की बात करें तो दूरस्थ या प्रवासी मतदाताओं की गणना करना कठिन कार्य है। इसके अलावा मतदान स्थल की गोपनीयता को बनाए रखना भी बड़ी चुनौती होगी। साथ ही मतदान केंद्र स्थापित करना और फिर वहां के मतदान कर्मियों की तैनाती करना भी एक दुरूह कार्य होगा। इसके अलावा किसी अन्य जगह पर आचार संहिता को लागू करने में समस्या आएगी। इसके अलावा कई कानूनी चुनौतियां भी हैं, जैसे कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 तथा चुनाव संचालन नियम 1961 जैसे कानूनों में प्रासंगिक संशोधन करने होंगे। साथ ही प्रवासी कामगारों और रिमोट वोटिंग को परिभाषित करने की प्रक्रिया निर्धारित करनी होगी। तकनीकी चुनौतियों की बात करें तो इसमें रिमोट वोटिंग एवं मतगणना के तरीके निर्धारित करने होंगे। इसके अलावा मतदाताओं के साथ मेलजोल यानी कि उन तक पहुंचना भी एक चुनौती होगी। हालांकि रिमोट वोटिंग के काफी महत्व भी है, क्योंकि इससे मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में मदद मिलेगी और भागीदारी युक्त निर्वाचन सुनिश्चित होगा। साथ ही ये प्रवासियों को उनके मूल से जोड़कर उनके सामाजिक परिवर्तन का साधन बनेगी। अगली खबर एफटीए से संबंधित है। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता लागू हुआ। ईसीटीए यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और उसमें सुधार लाने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रभावी लगभग सभी टैरिफ लाइंस को शामिल किया गया है। ईसीटीए भारत के लिए वर्ष 2022 में प्रभावी होने वाला दूसरा व्यापार समझौता है। इससे पहले भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता भी प्रभावी हो चुका है। ईटीसीए से ये अपेक्षाएं हैं कि अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 45 से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है। इसके अलावा भारत में रोजगार के कम से कम 10 लाख अतिरिक्त अवसर पैदा होंगे, निवेश के नए अवसरों के द्वार खुलेंगे और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया अपनी 100% टैरिफ लाइन पर तरजीही बाजार यानी प्रेफरेंशियल मार्केट पहुंच प्रदान करेगा, जिससे भारत को लाभ प्राप्त होगा। इनमें रत्न और आभूषण, वस्त्र, चमड़ा, फुटवियर जैसे भारत के श्रम प्रधान निर्यात क्षेत्र शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कई सेवा उपक्षेत्रकों में भी बाजार पहुंच देने का वादा किया है। इनमें आईटी, आईटीईएस, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि शामिल हैं। इस समझौते में फार्मास्यूटिकल उत्पादों के लिए एक अलग अनुबंध किया गया है। इससे पेटेंट युक्त जेनेरिक और बायोसिमिलर दवाओं को त्वरित मंजूरी मिल सकेगी। इस समझौते में उत्पत्ति के नियम, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय, विवाद निपटान तंत्र, नेचुरल पर्सन्स की आवाजाही जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं।
अगला टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 को अधिसूचित किया। इस नीति का उद्देश्य भू-स्थानिक क्षेत्र को मजबूती प्रदान करना है, जिससे देश के विकास, आर्थिक समृद्धि और भारत की समृद्ध होती जा रही सूचना आधारित अर्थव्यवस्था को समर्थन प्रदान किया जा सकेगा। ये नीति 13 वर्षों के लिए दिशा निर्देशों को रेखांकित करती है। ये दिशा निर्देश देश के भू-स्थानिक डेटा उद्योग को बढ़ावा देंगे और साथ ही नागरिक सेवाओं में सुधार आदि के लिए ऐसे डेटा के उपयोग पर एक राष्ट्रीय ढांचा विकसित करेंगे। भू-स्थानिक नीति 2022 की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो केंद्र सरकार भू-स्थानिक डेटा संवर्धन और विकास समिति का गठन करेगी। ये समिति इस क्षेत्र के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगी। भू-स्थानिक डेटा संवर्धन और विकास समिति यानी कि GDPDC मौजूदा राष्ट्रीय स्थानिक डेटा समिति और पूर्व में गठित भू-स्थानिक डेटा संवर्धन और विकास समिति का स्थान लेगी। राष्ट्रीय भू-स्थानिक डेटा रजिस्ट्री का परिचालन शुरू हो जाएगा, जिससे कि राष्ट्रीय मौलिक और क्षेत्रीय भू-स्थानिक डेटा प्राप्त करने में दक्षता आएगी। सार्वजनिक निधि का इस्तेमाल करके भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किए गए स्थलाकृतिक डेटा और अन्य भू-स्थानिक डेटा को सार्वजनिक वस्तु माना जाएगा और साथ ही इसे सभी को आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा। ये नीति 14 ग्लोबल फंडामेंटल जियो स्पेशल डेटा थीम को मान्यता देती है। ये थीम किसी भी देश के एकीकृत भू-स्थानिक सूचना अवसंरचना के विकास और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानी जाती है। GDPDC नेशनल डिजिटल ट्विन रणनीति तैयार करेगी। डिजिटल ट्विन भौतिक परिसंपत्ति, प्रक्रिया या सेवा की एक आभासी प्रतिकृति है, जो कि नई डिजिटल क्रांति के केंद्र में है। भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियां भौगोलिक सूचना प्रणाली, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, भू पर्यवेक्षण और स्कैनिंग जैसी तकनीकों का एक संयोजन है। इनके माध्यम से भौगोलिक मानचित्रण और पृथ्वी तथा मानव समाजों का विश्लेषण किया जाता है। इसका अर्थव्यवस्था के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग होता है। इनमें कृषि, उद्योग, शहरी या ग्रामीण अवसंरचना विकास, भूमि प्रशासन, बैंकिंग और वित्त संबंधी आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं। अब इसे व्यापक रूप से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगली खबर पर्यावरण से संबंधित है, जो कि पेपर 3 का विषय है। कैग के मुताबिक प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास कोई कार्य योजना नहीं है। ये निष्कर्ष प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों की प्रभावशीलता और अनुपालन का आकलन करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई अनुपालन लेखा परीक्षा में सामने आया है। PWM यानी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 पूरे देश में पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल तरीके से प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि PWM नियम 2016 के क्रियान्वयन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास कार्य योजना की कमी के कारण इसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सका है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी EPR को लागू करने के लिए एक समान ढांचा मौजूद नहीं है। दरअसल EPR के तहत किसी उत्पाद की पूर्ण उपयोग अवधि समाप्त होने के बाद उस उत्पाद के पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन की जिम्मेदारी विनिर्माता या फिर उत्पादक की होती है। साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन के लिए कदम उठाने में देरी हो रही है। प्लास्टिक प्रदूषण की निगरानी के लिए दिशा निर्देशों और मानकों की कमी है और रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि किसी राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन का आकलन करने के लिए कोई समान पद्धति मौजूद नहीं है। इसके अलावा रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे कि प्लास्टिक अपशिष्ट के उत्पादन, संग्रह और निपटान के संबंध में प्रभावी डेटा संग्रह के लिए एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा का व्यापक आकलन किया जाना चाहिए और साथ ही जनसंख्या के आकार, क्षेत्र के भौगोलिक आकार जैसे मापदंडों के मुताबिक डेटा एकत्र करने की जरूरत है। स्थानीय निकाय PWM नियमों को शामिल करके अपने उप नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में तेजी ला सकते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन दूसरा संशोधन नियम 2022 जारी किए हैं। इन नियमों के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के कुछ उत्पादों का उपयोग चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाएगा। साथ ही प्लास्टिक की थैलियों की मोटाई भी बढ़ाई जाएगी। मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पर दिशा निर्देश भी अधिसूचित किए हैं।
और आइए अब अगली खबर की बात करते हैं, जो कि बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। ये पेपर 3 का टॉपिक है। बैंकों द्वारा अलग अलग माध्यमों को वसूली के लिए सौंपी गई गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी हुई है। ये परिसंपत्तियां वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में 4 गुना बढ़ गई हैं। इससे पहले कोविड-19 की वजह से ऋण वसूली की प्रक्रिया प्रभावित हुई थी और इसका कारण ये था कि दिवाला संबंधी कार्रवाइयों को निलंबित कर दिया गया था और बैंकों को भी वसूली के कठोर तरीके अपनाने से रोक दिया गया था। एनपीए की वसूली के लिए जो अलग अलग तंत्र विकसित किए गए हैं, उनमें सबसे पहले बात करते हैं लोक अदालत की। लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत सांविधिक दर्जा दिया गया है। ये एक मंच उपलब्ध कराता है जहां अदालत में लंबित विवादों या मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया जाता है। इसकी मदद मुकदमेबाजी के पहले स्तर पर ली जा सकती है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा अन्य विधिक सेवा संस्थानों के साथ मिलकर देश भर में लोक अदालतों का आयोजन करता है। इसके निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं। दूसरा है ऋण वसूली अधिकरण यानी डीआरटी। डीआरटीज और ऋण वसूली अपीलीय अधिकरणों यानी डीआरएटीज की स्थापना ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। इस कदम का उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बकाया ऋणों की शीघ्र वसूली करना और उनका न्याय निर्णयन करना है। प्रत्येक डीआरटी की अध्यक्षता पीठासीन अधिकारी और डीआरएटी की अध्यक्षता अध्यक्ष करते हैं। इसके अलावा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत भी ऋण वसूली की प्रक्रिया अपनाई जाती है। आईबीसी को वर्ष 2016 में पेश किया गया था। इसे वर्ष 2021 में संशोधित किया गया। ये कॉर्पोरेट कर्जदारों के दिवाला संबंधी मुद्दे का समाधान करने के लिए एक समयबद्ध यानी कि 303 दिन की प्रक्रिया है। साथ ही ये एक कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया स्थापित करती है। सरफेसी अधिनियम वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत बैंक ऋण के लिए गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। साथ ही अदालत के हस्तक्षेप के बिना बकाया राशि की वसूली के लिए उनका प्रबंधन या बिक्री भी कर सकते हैं। इसमें चल और अचल जैसी सभी परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जिन्हें ऋणदाता के यहाँ गिरवी रखने का वादा किया गया होता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि सीमावर्ती गांवों के देशभक्त नागरिक स्थायी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीमा सुरक्षा बलों को सीमावर्ती गांवों को आबाद करने के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम का उपयोग करने के लिए कहा है। इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्र अवसंरचना और प्रबंधन योजना, सीमा सड़क संगठन के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए अन्य पहलें की गई हैं और साथ ही सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी चलाया गया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास जितने भी राज्य हैं उनके लिए सभी के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण निर्णय है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम यानी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य चीन की सीमा के साथ सटे भारतीय राज्यों के गांवों में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। ये राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। इस कार्यक्रम के तहत कई गतिविधियों को शामिल किया गया है, जैसे कि ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आवास, पर्यटन केंद्र और सड़क संपर्क का निर्माण, विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा का प्रावधान, दूरदर्शन और शैक्षिक चैनलों के लिए डायरेक्ट टू होम की सुविधा और रोजगार के अवसर पैदा करने में सहायता करना। इसमें पहले से संचालित योजनाओं को शामिल किया जाएगा और साथ ही उनके परिणामों को निरंतर आधार पर परिभाषित किया जाएगा। इसके अलावा उनकी निगरानी भी की जाएगी। ये कार्यक्रम सीमावर्ती गांवों में पर्यटन को प्रोत्साहित करने और उन्हें आत्मनिर्भर तथा जीवंत बनाने में भी मदद करेगा। सीमा प्रबंधन में समुदायों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। स्थानीय समुदायों को अपने क्षेत्र और इलाके की विशेषताओं के बारे में व्यापक ज्ञान होता है और इस ज्ञान का उपयोग सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी गतिविधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने में किया जा सकता है। इससे ये सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि सुरक्षा से जुड़ी कार्रवाइयां मानवाधिकारों से समझौता नहीं करें, साथ ही वस्तुओं और लोगों के मुक्त आवागमन को भी अनुचित रूप से बाधित नहीं करें। दुर्गम क्षेत्रों में नियमित आधार पर निगरानी नहीं हो पाने की मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए इन क्षेत्रों में निगरानी समूहों का गठन किया जा सकता है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। नागरिकता मानदंड अधिसूचित किए गए। गृह मंत्रालय ने ऐसे लोगों के लिए मानदंड जारी किए हैं जो तब अवयस्क थे जब उनके माता पिता ने भारतीय नागरिकता का त्याग कर दिया था, लेकिन अब वे अपनी भारतीय नागरिकता को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कोई व्यक्ति जो अपनी नागरिकता का त्याग करता है, उसका प्रत्येक अवयस्क बालक भी भारत का नागरिक नहीं रहेगा। हालांकि ऐसा कोई भी बालक वयस्क होने के 1 वर्ष के भीतर ये घोषणा कर सकता
सकता है कि वो भारतीय नागरिकता फिर से प्राप्त करना चाहता है। 1955 का नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीकों को निर्धारित करता है: जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और किसी राज्य क्षेत्र का समावेश। नागरिकता अधिनियम में वर्ष 1986, 1992, 2005 और 2019 में संशोधन किए गए थे। और अगली खबर है, आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एक छमाही रिपोर्ट है। ये वित्तीय स्थिरता के समक्ष मौजूदा जोखिमों और भारतीय वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन को दर्शाती है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। ये रिपोर्ट वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप समिति के समग्र मूल्यांकन को दर्शाती है। इसमें वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामकों से प्राप्त इनपुट को शामिल किया जाता है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात सितंबर 2022 में कम होकर 7 वर्ष के निचले स्तर 5% पर आ गया था। इसके अलावा निवल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां 10 वर्ष के निचले स्तर यानी कि 1.3% पर आ गई हैं। बैंक ऋण की अत्यधिक मांग और निवेश चक्र में सुधार के शुरुआती संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। अगला टॉपिक है ब्रह्मोस। भारतीय वायुसेना ने वायु से लॉन्च होने वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये भारत और रूस का एक संयुक्त उद्यम है। इसका नाम ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा नदियों के नाम पर रखा गया है। इसे जमीन, वायु, समुद्र और जल के अंदर से लॉन्च किया जा सकता है। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR के नियमों के मुताबिक प्रारंभ में इसकी रेंज 290 किलोमीटर तक सीमित थी। MTCR में भारत के प्रवेश के पश्चात बाद के चरण में इसकी रेंज को 450 किलोमीटर और 600 किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। थिएटराइजेशन या थिएटर कमान का अर्थ है एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में एक विशेष संख्या में तीनों सेनाओं यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कर्मियों को एक कॉमन कमांडर के अधीन तैनात करना। इसका उद्देश्य एकल सेवा कमानों को संयोजित करना है। ये कमानें वर्तमान में कई भौगोलिक कमानों के रूप में मौजूद हैं, जैसे कि पश्चिमी थिएटर कमान पाकिस्तान से लगी सीमा के लिए, उत्तरी थिएटर कमान चीन से लगी सीमा के लिए, समुद्री कमान हिंद महासागर क्षेत्र के लिए, द्वीप कमान पहले से कार्यरत है जिसे अंडमान और निकोबार कमान कहा जाता है। आपको बता दें कि थिएटर कमान का विचार कारगिल समीक्षा समिति और DB शेकटकर समिति दोनों ने प्रस्तावित किया था। अगला टॉपिक है कलासा बंडूरी परियोजना। केंद्र ने कलासा बंडूरी नहर निर्माण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। कलासा बंडूरी परियोजना के तहत महादई नदी की 2 सहायक नदियों कलासा और बंडूरी से जल मालप्रभा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। महादई को मंडोवी के नाम से भी जाना जाता है। मंडोवी गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र से होकर बहती है। इस परियोजना का लक्ष्य मंडोवी नदी पर कई बांधों का निर्माण करना है। इन बांधों के निर्माण का उद्देश्य उत्तरी कर्नाटक के सूखा प्रभावित शहरों के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना है। अगला टॉपिक है एथिलीन ग्लाइकोल। रसायन और पेट्रो रसायन विभाग ने एथिलीन ग्लाइकोल गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2022 शीर्षक से एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। एथिलीन ग्लाइकोल एक रंगहीन और गंधहीन अल्कोहलिक यौगिक है। इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है। ये कमरे के तापमान पर एक सिरप या चिपचिपे तरल जैसा होता है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल ऑटोमोटिव एंटीफ्रीज के रूप में और पॉलिस्टर फाइबर के निर्माण के लिए किया जाता है। ये हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड, स्टैम्प पैड की स्याही, बॉल पॉइंट पेन, सॉल्वेंट्स, पेंट, सौंदर्य प्रसाधन और प्लास्टिक आदि में पाया जाता है। डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल अपमिश्रक हैं। इनका इस्तेमाल कभी कभी लागत में कटौती करने के लिए तरल दवाओं जैसे कि सिरप में सॉल्वेंट्स के रूप में अवैध रूप से किया जाता है। अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अनुरूप HMIS का बीटा संस्करण जारी कर रहा है। NHA आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है। इसका उद्देश्य भारत में डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए आधार विकसित करना है। HMIS स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए एक डिजिटल मंच प्रदान करने की परिकल्पना करता है। ये विशेष रूप से निजी क्लिनिक्स और लघु स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। HMIS डॉक्टरों को अपने रोगियों के लिए आभा यानी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता सृजित करने और उससे जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुमति देगा। इसके अलावा इसके तहत पंजीकृत रोगियों के पिछले स्वास्थ्य रिकॉर्ड और प्रिस्क्रिप्शन देखे जा सकते हैं। डिजिटल मानकीकृत प्रिस्क्रिप्शन बनाना और साझा करना इसके तहत होगा।
अगला टॉपिक है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर यानी जूस। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जूस मिशन को वर्ष 2023 में लॉन्च करेगी। ये बृहस्पति के लिए यूरोप का पहला समर्पित रोबोटिक मिशन होगा। ये बृहस्पति और इसके 3 सबसे बड़े चंद्रमाओं का विस्तृत अवलोकन करेगा, जिनमें शामिल हैं गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा। ये मिशन इन चंद्रमाओं को ग्रही पिंडों और संभावित अधिवास दोनों के रूप में वर्णित करेगा। ये बृहस्पति के जटिल वातावरण का गहराई से पता लगाएगा और साथ ही बृहस्पति की व्यापक प्रणाली का अध्ययन भी करेगा। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। कोसोवो, जिसकी राजधानी है प्रिस्टीना। कोसोवो ने निर्जातीय तनाव के कारण सर्बिया के साथ लगी अपनी मुख्य सीमा को बंद कर दिया है। कोसोवो यूरोप के बाल्कन क्षेत्र में स्थित एक भू आबद्ध देश है। ये अल्बानिया, उत्तर मैसेडोनिया, मॉन्टेनेग्रो और सर्बिया से घिरा हुआ है। कोसोवो ने अपने सर्ब और मुख्य रूप से अल्बानियाई निवासियों के बीच लंबे समय से जारी तनावपूर्ण संबंधों के बाद वर्ष 2008 में सर्बिया से अपनी एकतरफा स्वतंत्रता की घोषणा की थी। कोसोवो की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो ये समुद्र तल से 400 से 700 मीटर की ऊंचाई और समतल नदी बेसिन वाला क्षेत्र है। इसकी जलवायु ठंडी महाद्वीपीय जलवायु तथा अपेक्षाकृत शुष्क शीतकाल और ग्रीष्मकाल गर्म और आर्द्र होते हैं। इसका निम्नतम बिंदु द्रिनी आई बर्डी है, जो कि अल्बानिया से लगी सीमा पर स्थित है, और इसका उच्चतम बिंदु जेराविका है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।